गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लिए आपका लेक्चर 7 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक्स आपका है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बिफोर दिस, इसके पहले आपको समझना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या है। रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में the substance which can participate during chemical reaction, that is called reactant. The new substance which is formed during a chemical reaction, that is called product. Simply, तो कोई भी रिएक्शन में जो सबस्टेंस भाग लेगा, जैसे मान लें हमारे पास A प्लस बी है, ये भाग ले रहा और बना C प्लस डी, तो इसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट, और C और D जो बन रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट में भी एटम्स, में भी मॉलिक्यूल्स, में भी आयंस, और प्रोडक्ट भी आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। क्लियर? तो ये रिएक्टेंट और यह प्रोडक्ट। अब इसी रिएक्शन को होने के लिए इसमें कुछ लॉ का यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कई तरह के होते हैं, कई टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है वह आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपली दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लवोसियर। कौन दिए थे? एंटोनी लवोसियर इन 1789। यानी 1789 में एंटोनी लवोसियर ने इस लॉ को डिस्कवर किए थे। यह लॉ हो क्या? सिंपली इसको कह सकते हैं ड्यूरिंग एनी केमिकल या फिजिकल चेंजेज the total mass of reactant and total mass of product always equal to each other। यानी अगर जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। यानी कह सकते हैं अगर मान ले रिएक्शन के पहले हम रिएक्टेंट लिए 100 ग्राम, ठीक है, और एक कंप्लीट रिएक्शन हो चुका और कंप्लीट रिएक्शन का प्रोडक्ट बना, इसका भी अमाउंट कितना ही फॉर्म होगा? 100 ग्राम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि यहां पर जो मास है वो रिमेन कांस्टेंट है, कंजर्व है, फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। आप लोग नोट्स भी बनाते रहेंगे इस वीडियो से, बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले गिवेन बाय मतलब कौन दिए थे, ठीक है, दिए थे आपको कौन? एंटोनी लवोसियर दिए थे, LAVO लवोसियर, ISIER। थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो। लवोसियर इन 1789। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसका डिस्कवर किए थे। अब ये लॉ है क्या? तो लिख सकते हैं ड्यूरिंग एनी केमिकल, ड्यूरिंग एनी फिजिकल या केमिकल, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। यही आपका लॉ है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में या कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो जितना, चाहे वो फिजिकल चेंज का हो चाहे वो केमिकल चेंज का हो, जितना मास ऑफ प्रोडक्ट होगा उतना ही मास ऑफ क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। इसका मतलब मास कहीं मास कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ, जितना था उतना होगा, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब सबसे पहले एक साइंटिस्ट, इनका नाम था लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट किए। अब क्या किए? तो चलिए देखिए लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट क्या है। लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट इनके एक्सपेरिमेंट किस पे पहले किए थे? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिए और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिए। क्लियर? सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 और NaCl, दोनों के साथ रिएक्शन कराए और रिएक्शन करा कर देखे, उन्होंने पाया AgCl एंड NaNO3
AgCl का व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो, व्हाइट पीपीटी, यानी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको हम लैंडॉल्ट कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। तो देखिए उसका फिगर क्या है, ध्यान दे, बहुत सिंपल है। आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें बच्चों, आप ही के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, आप सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। ध्यान समझेंगे इस फिगर को, ये पैक है। अब इसमें एक में NaCl रख लिए, अमाउंट उसका फिक्स था, जो भी अमाउंट लिए, जैसे मान लीजिए यह x ग्राम लिए, ठीक है बच्चों। और एक में आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जिसका y ग्राम मान लिया गया, और दोनों का वेट तौल लिए, दोनों का इंस्ट्रूमेंट के साथ, यानी टोटल वेट, या इसको ऐसे कर लिए, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और यह AgNO3 NaCl सॉल्यूशन। तो टोटल वेट ऑफ बिफोर रिएक्शन, टोटल वेट ऑफ NaCl एंड AgNO3 विद इंस्ट्रूमेंट के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर रिएक्शन जब रिएक्शन नहीं हुआ उस समय मान लिया गया x ग्राम मान लिया गया। और जैसे रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन करने क्या किए उन्होंने, इसको पकड़ के ऐसे सेक किया ताकि सिल्वर AgNO3 NaCl के साथ मिक्स हो और रिएक्शन स्टार्ट हो। और जैसे से सेक किया तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ और AgCl का पीपीटी बनना स्टार्ट हो गया। अब रिएक्शन जब हो गया तो रिएक्शन होने के बाद भी जो वेट आपका x ग्राम था उसके बाद भी प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट का टोटल वेट x ग्राम के ही इक्वल पाया गया। इसका मतलब इससे प्रूफ हो रहा है कि रिएक्शन के पहले या रिएक्शन के बाद मास में कोई डिफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए बोला गया ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, अब रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना, एंड रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सो इस एक्सपेरिमेंट को बोला गया लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब एक यहाँ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आइंस्टीन थियरी दिए थे, जिसको रिलेटिवली मास एंड एनर्जी थियरी भी, जिसको रिलेटिव थ्योरी भी बोलते हैं, आइंस्टीन थियरी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्जिबल मीन्स एक दूसरे में एक्सचेंज, अदला बदली हो सकता है। अब जैसे, तो चलिए इसके बाद देखें, आप इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन क्या पढ़े हैं, E = mc² पढ़े आप लोग, E = mc²। अब इससे प्रूफ हो रहा है भाई एनर्जी मास में भी चेंज हो सकता है, मास एनर्जी में भी कन्वर्ज हो सकता है। सो इस थियरी को बोलते हैं रिलेटिव मास थियरी भी बोल सकते हैं, मास एनर्जी थियरी बोल सकते हैं, क्योंकि मास कैन आल्सो इंटरचेंज इनटू एनर्जी, या एनर्जी मास से एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकता है। तो इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडियोएक्टिव का डीके बात करें, अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, जैसे आप पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट सुने होंगे, एटम बम, आप हाइड्रोजन बम, उसमें ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्शन ही होता है। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन का बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शन का बात कर लें, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एनामरस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जिससे मास में कमी आता है। एनामरस अमाउंट में जब एनर्जी रिलीज होगा या रेडियोएक्टिव एलिमेंट के डीके में एनामरस अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट रिलीज होगा, तो उस केसेज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक तरह से बेस्ट नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट गुड होल्ड टू डिस्क्राइब न्यूक्लियर रिएक्शन एज वेल एज रेडियोएक्टिव डीके। समझने में क्या कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हम बात करें यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्शन, तो यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो क्रिप्टॉन और बेरियम में डिकम्पोज होता है, स्प्लिट होता है, इस पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं। तो
और इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जब रिलीज होता है तो उस केसेज में इसके मास में डिफेक्ट होता है। अब मास में जब डिफेक्ट होगा तो आइंस्टीन क्या करता है भाई, मास अगर कम हो रहा है तो किसके फॉर्म में निकल रहा है, एनर्जी के फॉर्म में, ताकि वो उसको बैलेंस करे। तो उस केसेज में अगर हम इस लॉ को अगर एक्यूरेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो ये फिक्सली या कह सकते हैं कंप्लीटली फॉलो नहीं करेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो तब जाके क्या हुआ, तो उस केसेज में इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, इस लॉ को मॉडिफाई किया गया मास और एनर्जी के फॉर्म में। समझ रहे बच्चों? समझ रहे क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मास में डिफेक्ट होता है और वो डिफेक्ट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। और जब एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा तो यह मास इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, चाहे इसको, चाहे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके को। डीके मीन्स समझ रहे हैं, डीके मीन्स क्षय होना, खत्म होना। जैसे कार्बन 40 आप पढ़े, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका भी डीके होता है। तो उस केसेज में यह लॉ उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो उसके बाद इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। तो चलिए देखिए अब क्या मॉडिफाई किया गया, तो ध्यान देंगे। अब इस लॉ को मॉडिफाई करके बनाया गया लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मास एनर्जी कहा गया। लॉ ऑफ यानी इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियोएक्टिव डीके, डीके मीन्स क्षय होना। समझ रहे बच्चों? नष्ट होना, धीरे धीरे खत्म होना। द चेंज इन मास इज क्वाइट, समझ गए? सिग्निफिकेंट, क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज इनामरस मीन्स बहुत ज्यादा, कह सकते हैं ह्यूज अमाउंट, enormous amount of energy, enormous amount of energy is released during this process, समझ गए बच्चों? जब इस केसेज में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस या ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन, तो उस केसेज में लॉ ऑफ कंजर्वेशन आर नॉट गुड होल्ड। thus in this case law of conservation is not does not good hold, मतलब उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने में असमर्थ है, कह सकता है अनेबल है। देयरफॉर, इस कारण इसमें क्या किया गया, देयरफॉर दिस लॉ इज मॉडिफाइड, दिस लॉ मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दिस लॉ इज मॉडिफाइड एज अब किस में मॉडिफाई किया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह आपको समझना है। देखिए, तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो चाहे रेडियो एक्टिव का डीके हो, उस केस में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इन दैट केसेस दिस लॉ इज अनेबल टू डिस्क्राइब परफेक्टली। इन सच केस अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, बिकॉज एनर्जी रिलीजेड एनॉर्मस अमाउंट, तो आप आइंस्टीन क्या कहता है भाई, एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो सकता है या मास एनर्जी में। तो उस केसेज में इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और उस मॉडिफाई का नाम रखा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। अब यह क्या, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको सिंपली कर सकते हैं, द मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल मीन्स एक्सचेंजेबल, बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। चलो उसको भी मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले इसका। ओके, अब इसी लॉ को मैं फिर से लिख रहा हूं जो आप अभी यहां लिखा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मास एनर्जी। तो देखिए बच्चों,
अब इसी को हम डिफाइन करें, द मास, ध्यान देंगे बच्चों, द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल मीन्स एक्सचेंजेबल टू ईच अदर, इंटर कन्वर्टिबल but the total sum of mass and energy, sum of mass and energy of the system या of the reaction of the system remains constant. इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आपको समझना है, क्योंकि ये आप नहीं पढ़ेंगे सब में भी, लेकिन आपको ये जानना है, बहुत इजी है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए इस लॉ को बोलते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ये किसके अकॉर्डिंग है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, रिलेटिवली थियरी कह सकते हैं। क्लियर? तो आप इसको भी आप लिख लें, स्क्रीनशॉट लीजिए।